हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 8वें चैप्टर का पोस्टमार्टम बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं उनको बहुत ही सिंपल तरीके से निपटाएंगे। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। हालांकि ये जो चैप्टर है बच्चों बहुत ज्यादा लेंदी तो नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं, छोटा है। लेकिन चाहे चैप्टर लंबा हो या छोटा, भाई क्वेश्चन तो सब में से आने हैं, इसलिए बच्चों निपटारा तो सबका ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए रसगुल्लों, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपन बहुत ही सिंपल तरीके से देख लेते हैं। हालांकि ये जो चैप्टर है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसमें दिक्कत होती है, इतने ज्यादा इसमें जो स्पेक्ट्रम में बहुत ज्यादा जो अल्फा बीटा गामा करके एक्स रेस वगैरह है, तरंगे हैं, रेडियो तरंगे, इसमें दिक्कत होती है। अरे काहे का टेंशन, हम है ना, हम है रसगुल्लों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आज बहुत ही सिंपल तरीके से सारे टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। जो चैप्टर का नाम है मेन जो है बच्चों वो क्या है, जो चैप्टर का नाम है वही इसमें का मेन टॉपिक ही है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनके गुण या फिर कहेगा इनके अभिलक्षण या इनकी विशेषताएं। और ये टॉपिक बात करें बच्चों इस चैप्टर में, यूं समझिए कि 95% पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो यही है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं और इनके गुण लिखिए या इनकी विशेषताएं लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं। आपको पहले ये परिभाषा दुनिया भर का जो लिखा है वो नहीं देखना है, पहले कुछ समझिए, है ना, उसके बाद तो भाई ये हलवा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, एक्स वाई जेड हम अक्ष को दर्शा लेते हैं। ठीक, एक्स वाई अक्ष और ये एक जेड है। तो एक्स वाई जेड हमने क्या किया है, इसको दर्शा दिया है। मान लेते हैं बच्चों ये क्या है, ये क्या है, y है, ये x अक्ष है और ये क्या है, z है। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अब ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो कैसे निकलती हैं या कैसे जनरेट होती, कैसे उत्पन्न होती हैं। तो वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं बच्चों वो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र सामूहिक रूप से यानी इन दोनों के कारण ही उत्पन्न होती हैं। अब कैसे उत्पन्न होती हैं जरा गौर से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं भाई मार्कर, यू समझिए, तो ये एक है क्या, ये वाला पूरा का पूरा वैद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा है और इसके जस्ट लंबवत इस तरह से जिधर आप लोग हैं, यानी हम जैसे खड़े हैं और आप लोग जैसे हैं, तो हमारे और आपके बीच में इस तरह से मतलब एक ऐसे बनेगा बच्चों। ठीक है ना, यानी ये क्या है, ई का है और ये क्या है भाई, इसको हम ऐसे खींचकर ऐसे आपकी तरफ तो दर्शा नहीं सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा इधर कर दिया है। ठीक, तो ये क्या है, लंबवत है, ये एक दूसरे को के क्या है बच्चों, लंबवत हैं। अब अगर हम इन किरणों को दर्शाएं इस पर, ठीक है ना, इनके, ठीक, अगर हम इनके ज्या वक्र की किरणों को दर्शाते हैं, मान लेते हैं जो ये इस तरह से ये चल रही हैं, ठीक, इसको दर्शाते हैं। और दूसरी क्या है बच्चों, दूसरे हम ये दर्शा देते हैं इस तरह से। अब ये जो अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण से या अध्यारोपित होने से जो तरंगे बनती हैं उन्हीं तरंगों को कहते हैं क्या, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अब इसमें ध्यान से देखना एक चीज बच्चों, यहां पर जो तरंगे निकलेंगी, ठीक, जैसे ये चीज है, हमने बताया ना, ये एक दूसरे के, ये मान लेते हैं क्या है, आपका एक वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र ई को दर्शा रहा है। ठीक, तो इसके साथ जो चुंबकीय क्षेत्र हैं वो क्या, इसके साथ हमने बताया अभिलंबवत होंगी। ठीक, इस तरह से, ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से। फिर उसके बाद दूसरे वाले में आएंगे बच्चों, तो भाई हम दूसरे वाले में आएंगे तो इसमें भी तो इसी तरह से चलेगा, इसमें भी वही चीज, ठीक, इस तरह से चलेगा, यानी इसमें भी ये क्या है, एक दूसरे के अभिलंबवत होंगे बच्चों। ठीक, इस तरह से। तो इसमें भी क्या है, ये क्या है भाई, ये मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की वेव है। फिर इसी तरह से इसको भी अगर हम आगे बढ़ाएंगे
तो इसमें भी क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना, ये क्या हो जाएगा इस तरह से, ठीक। ठीक, समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। पहले इसको अच्छे से देख लीजिए, ये क्या है भाई, ये वैद्युत क्षेत्र ये है, ये भी वैद्युत क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र, जो ग्रीन है ये चुंबकीय। तो इसमें एक वेव, एक लहर की तरह तरंगे निकल रही हैं। कब निकली, जब ये चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये वैद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र, ये एक दूसरे को, ये सीधी है और ये, यानी ये जो ऐसे ऊपर नीचे है सीधी है, वो वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन को बता रही है, और यूं ऐसे जो है, ठीक है ना भाई, हम उसको ऐसे से सीधे दर्शा नहीं सकते हैं इसको, इसलिए हमने ऐसे दर्शा दिया है थोड़ा। तो ये मान लेते हैं एक दूसरे के अभिलंब होते, ये ऊपर से ये चीज है और आगे पीछे क्या है, ये चुंबकीय है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है। तो इनके अध्यारोपण से, यानी ज्यावक्री, ये जो वक्र बन रहा है, इनके वक्र से के या अध्यारोपण से जो तरंगे पैदा होती हैं या उत्पन्न होती हैं, उन्हीं तरंगों को अपन क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। क्लियर हो गया। देखिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। परिभाषा क्या लिखेंगे बच्चों, अब आते हैं परिभाषा पे, तो लिखेंगे कि वैद्युत मतलब वैद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग, ठीक। वैद्युत मतलब ये क्या है भाई, वैद्युत तरंगे हैं, ये क्या है, चुंबकीय तरंगे। तो वैद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के ज्यावक्र के, ये जो वक्र बन रहा है, ज्यावक्र के अध्यारोपण से, अध्यारोपण का मतलब ओवरलैपिंग, ठीक, इस तरह से जैसे ये चला तो ये क्या है, ओवरलैपिंग कर रही है एक दूसरे पर, क्या है तो एक दूसरे से संबंधित हैं या एक दूसरे को यूं समझिए ओवरलैप कर रही हैं, ठीक। तो इनके अध्यारोपण से जो तरंगे प्राप्त होती हैं, ये जो तरंगे चल रही हैं बच्चों, इन तरंगों को ही, यानी कि इनका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो किस तरफ है, वो इस तरफ है, ठीक। वो क्या है, इस तरफ है। तो ये जो वेव चल रही हैं, ये जो वेव चल रही हैं बच्चों, ये जो तरंगे चल रही हैं, इन्हीं का नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है ना। हमने क्या बताया, देखिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक, अच्छे से समझना है बच्चों। ये क्या है, वैद्युत तरंग है, ठीक, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, और ये चुंबकीय क्षेत्र। तो ये वैद्युत तरंग हो गया और ये चुंबकीय तरंग। दो तरंगों के कारण, यानी जो वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत तरंगे निकलेंगी और चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय तरंगे निकलेंगी, तो इनके ज्यावक्र के अध्यारोपण से, यानी इसमें जो ई है बच्चों वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय तरंगों को बता रहा है, और जो बी है वो क्या है, सॉरी, जो ई है वैद्युत तरंगों को बता रहा है, और जो बी है वो चुंबकीय तरंगों को बता रहा है। तो इन दोनों के ओवरलैपिंग से, यानी मिलने से या अध्यारोपण से जो तरंगे निकलती हैं, उन्हीं तरंगों को हम कहते हैं बच्चों वैद्युत चुंबकीय तरंगे। क्लियर हो गया ना, बहुत ज्यादा अब टेंशन लेना है नहीं, ठीक है ना। अब देखिए ये तो आपको इतना परिभाषा लिखना है, लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाता है भाई मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत लिखिए। तो मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा था वो देखिए, तो आप इतना भी लिख सकते हैं, ठीक। अगर पूछा जाए वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तब केवल और केवल ये जो हमने परिभाषा लिखा उतना लिखिएगा, बस, ये सब नीचे लिखने की जरूरत है नहीं। अगर पूछ लेता है कि मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत लिखिए, देन तब आपको ये लिखना है। अब देखिए मैक्सवेल ने क्या कहा था, जब किसी वैद्युत परिपथ में परिवर्ती वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। अभी जो चीज बच्चों हमने बताया वही चीज तो इन्होंने कहा। इन्होंने ये कहा कि जब किसी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो परिवर्ती ये जो वैद्युत क्षेत्र है और ये जो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक दूसरे को, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है और वैद्युत क्षेत्र ऊपर से नीचे, तो एक दूसरे के क्या है बच्चों, लंबवत हैं। तो एक दूसरे को क्या होते हैं, हमने बताया ये अभिलंबवत होता है, और इस स्थिति में परिपथ से जो ऊर्जा है वो तरंगों के रूप में प्रसारित होती है, और इन्हीं तरंगों को कहा जाता है वैद्युत चुंबकीय तरंग। क्लियर हो गया है ना, मजेदार। बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेना ही नहीं है, और ना तो उतना डीपली अपने को जाना है। हमने ये बताया कि जो वैद्युत तरंगे हैं और एक चुंबकीय तरंगे हैं, तो वैद्युत तरंगों और चुंबकीय तरंगों के ज्यावक्रीय अध्यारोपण से जो तरंगे निकलती हैं,
उन्हीं तरंगों को अपन क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। और ये तरंगे देख रहे हैं ना, ये जो वेव है, ये तरंगे बच्चों इसी तरफ तो भाग रही हैं। ये जो तरंगे हैं, एक मिनट थोड़ा, ये जो तरंगे, ये जो आपको तरंगे दिख रही है बच्चों, ये जो तरंगे हैं, ठीक है ना, वो इसी तरफ आगे की ओर बढ़ रही हैं, ठीक है ना, ये आगे इसी दिशा में चल रही हैं। तो इन्हीं तरंगों को, ये जो वेव बन रहा है, ये जो तरंग बन रहा है, इसी को तो कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण या तरंगों की विशेषताएं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं क्या है, ध्यान से समझना। देखिए वैसे तो आप 4 याद रखिए, 4 याद रखिए, काम हो जाएगा, ठीक। क्योंकि अगर शॉर्ट में 1 नंबर में पूछा जाता है और पूछता है बच्चों 1 नंबर में पूछेगा तो 2 गुण पूछेगा, ठीक है ना। लेकिन उससे ज्यादा अगर 2 नंबर का पूछ लेता है, ये समझिए 4 गुण रहेगा, ठीक। इसलिए बच्चों हम कह रहे हैं कि 4 गुण तो बेहद जरूरी है याद रखना। तो चलिए देख लेते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या है। पहला है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ठीक है ना, इनका जो वेग होता है बच्चों वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के यानी प्रकाश के चाल के बराबर होता है। दूसरा, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ये त्वरित आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होती हैं, ठीक। यानी त्वरित, ये तेजी से घूम रहे कणों के यानी त्वरित आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। कौन? यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तीसरा है बच्चों कि इन तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। अभी आपने देखा है तरंगे, ठीक, ये अनुप्रस्थ तरंगों की तरह आगे बढ़ती हैं, ठीक। अगला गुण है कि इन तरंगों के संचरण के लिए यानी इन तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बोले तो बच्चों ये निर्वात में भी चल सकती हैं। क्लियर, इतना याद रखना। और अगला गुण है कि इन तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है। यानी अगर वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में इनको हम ले जाएंगे तो उनमें विक्षेप होगा ही नहीं। कहने का अर्थ यही है कि इनमें आवेश नहीं होता है। अगला है बच्चों की ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये क्या हो, प्रकाश के गुणों का प्रदर्शन करते हैं। ये सभी के सभी क्या है, प्रकाश की घटनाएं हैं, यानी प्रकाश से संबंधित घटनाएं हैं, है ना। परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया, इन सबको हमने देख रखा है, ठीक। तो प्रकाश जो ये तरंगे होती हैं इन सभी गुणों का प्रदर्शन करती हैं, यानी दर्शाती हैं। ये इतने आपको याद कर लेने हैं 6। इसके अलावा भी बच्चों अगर हम देखें, ठीक, 6 के अलावा भी अगर 7वां लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं कि भाई निर्वात में इनकी जो चाल ज्ञात करते हैं, निर्वात में चाल जो ज्ञात करते हैं बच्चों उसके लिए जो फार्मूला होता है यानी C बराबर 1/रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट से ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी है बच्चों, और हम देखना चाहेंगे। चलिए 8वां देख लेते हैं। 8वां क्या है बच्चों, 8वां अगर हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और प्रकाश की चाल यानी ई, बी तथा जो सी में संबंध होता है यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए जो संबंध होता है बच्चों वो संबंध होता है C बराबर E अपान बी, ठीक। C बराबर E अपान V, ये क्या होता है, संबंध होता है। जहां पर C क्या है, प्रकाश की चाल है, E क्या है बच्चों, तो वही चीज वैद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। क्लियर, यहाँ पे E नॉट हो जाता है तो आयाम फिर पढ़ा जाता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र का आयाम, अभी न्यूमेरिकल भी 1-2 देखेंगे, और B नॉट हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, इस तरह से। तो ये समझिएगा बच्चों, ये इतने क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रॉपर्टीज हैं, बोले तो गुण है, ठीक, या अभिलक्षण है, या उनकी विशेषताएं, हम कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर, तो भाई आप ये अगर जो आपके सामने 8 दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक, हमने 8 लिख दिया है, आप अगर 4 भी अपने माइंड में रखते हैं तब भी काम हो जाएगा। बट आपको भाई कोशिश यही करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आप तैयार
कर सकें। क्लियर हो गया? तो ये हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। तो चलिए बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए हो गया, अब आते हैं अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा लेंदी है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बोला ना कि 2 से 3 ही टॉपिक हैं, बाकी चैप्टर फिनिश है। ठीक, तो देखिए चैप्टर में क्या है कि विस्थापन धारा क्या है और इसका सूत्र प्राप्त कीजिए। विस्थापन धारा किसे कहते हैं और विस्थापन धारा के लिए हमें सूत्र का निगमन करना है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, विस्थापन धारा किसे कहते हैं। सबसे पहले विस्थापन धारा की परिभाषा लिखना चाहेंगे, आप लिख सकते हैं कि वह धारा जो वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इन वैद्युत क्षेत्र में समय के साथ कोई परिवर्तन, और उस वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन का मतलब वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक, तो जब परिवर्तन होता है, यानी वैद्युत फ्लक्स में कह लें या वैद्युत धारा में परिवर्तन होता है, तो उसके कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं विस्थापन धारा। ठीक, और इसे बच्चों वी सफिक्स डी मतलब आई सफिक्स डी से दर्शाते हैं, आई डी, इस तरह से। ठीक, तो चलिए इसका निगमन हम प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, इसका डेरिवेशन करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम मान लेते हैं हम एक संधारित्र बनाते हैं। ठीक, एक संधारित्र, ये सेल जुड़ा हुआ है और हमने क्या किया, इसके बीच ठीक एक संधारित्र ले लिया है। ठीक, एक संधारित्र बच्चों हम यहां पर क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो ये एक संधारित्र जुड़ा है। ठीक, ये एक संधारित्र है। अब हमें पता है रसगुल्लों, अगर हम इसमें वैद्युत धारा यानी आई का, ये क्या है, धन सिरा है, ये ऋण, जब इसमें हम धारा का प्रवाह करेंगे बच्चों, तो हमें ये चीज मालूम है कि संधारित्र में दिया गया, यानी जो भी इसमें जब धारा प्रवाहित किया करते हैं तो दिया गया आवेश एक सिरे पर धनावेश हो जाता है। ठीक, यानी एक प्लेट धनावेशित और दूसरा क्या हो जाती है, ऋण आवेशित, यानी उतनी ही समान मात्रा में दूसरे पर माइनस चार्ज हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से ये जो संधारित्र है वो आवेशित हो जाता है। और इसके लिए अगर आपको पता होगा बच्चों, तो हम दूसरे वाले चैप्टर में जब गॉस की प्रमेय में आपने देखा था, ठीक, उस गॉस की प्रमेय ने उसके बाद संधारित्र की धारिता, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए उसमें जब निकाला गया था कि किसी प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला क्या निकला था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर, प्लेट के निकट। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको याद हो बच्चों, तो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट था। ठीक, जहां पर जो सिग्मा होता है, ठीक, चूंकि सिग्मा बराबर देखें तो Q अपान A होता है, सिग्मा बराबर Q अपान A। ठीक, सिग्मा क्या है, तो ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है। क्या है बच्चों, जो सिग्मा है ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक, आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी एकांक, मतलब एकांक क्या कहते हैं, प्लेट की मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक, कोई प्लेट है बच्चों, तो इस प्लेट के एकांक क्षेत्रफल A पर जो वितरित आवेश होंगे, यानी वितरित आवेश को ही क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक, ये चीज हमने पढ़ा है, ठीक, दूसरे चैप्टर में। ठीक, नहीं भी पढ़ा होगा तो इतना याद रखना कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कब, संधारित्र प्लेटों के निकट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फार्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और सिग्मा बराबर फार्मूला होता है Q अपान A, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ये भी एक नंबर में परिभाषा बहुत ज्यादा पूछता है, एक है रेखीय घनत्व, ठीक, एक पृष्ठ घनत्व, इतना याद रखना। ठीक, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। तो E बराबर ये क्या हो जाएगा, सिग्मा के स्थान पे हो जाएगा Q अपान A।
तो भाई Q अपान A और यहां पर एप्सिलॉन नॉट है। ठीक, इतना हो जाएगा। या फिर बच्चों हम लिख सकते हैं Q बराबर लिख सकते हैं, ठीक, E इंटू A एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा। अब करेंगे क्या बच्चों, इसको हम करेंगे, देखिए इसको समय के साथ परिवर्तन होगा भाई, तभी तो धारा उत्पन्न होगी ये चीज। तो हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे रसगुल्लों, अवकलन। तो टी के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे बच्चों तो हो क्या जाएगा ये, तो ये हो जाएगा डी क्यू अपान डी टी बराबर, भाई इसको बाहर रख लेंगे अपन और d बाई डी टी ये हो जाएगा E इंटू ए। ठीक, इतना हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए बच्चों ये चीज, भाई Q अपान टी, याद करो वो दिन I बराबर Q अपान टी, वैद्युत धारा वाले में आपने पढ़ा है। ठीक, क्या है, आवेश प्रवाह की समय दर को ही क्या कहते हैं रसगुल्लों, वैद्युत धारा। तो इसके बराबर भाई ये डी क्यू अपान डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसके बराबर आई हो जाएगा बच्चों, इसके बराबर आई हो जाएगा इस पूरे के, आई बराबर तो यहां पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक चीज और देखिएगा, चूंकि अपने को मालूम है बच्चों जो E इंटू ए होता है ये फाई ई के बराबर होता है ना, बिल्कुल होता है बच्चों। फाई ई क्या है, वैद्युत फ्लक्स। तो भाई वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई बराबर होता है E इंटू ए। तो इसके स्थान पर यानी ये क्या हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा d बाई डी टी, डी बाई डी टी, इसके पूरे के स्थान पे क्या हो जाएगा फाई ई। या इसी को थोड़ा सजा करके जो सही रूप लिखते हैं तो आई को आई डी से लिखा जाता है बराबर ये हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा डी फाई ई अपान डी टी। यही विस्थापन धारा के लिए क्या हो जाता है, व्यंजक हो जाता है। ठीक, विस्थापन धारा के लिए यही फार्मूला हो जाता है और यही अपने को क्या निकालना था। समझ में आया ना। देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही सही है। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, एक बैटरी से संधारित्र को जोड़ दिया और पता है भाई जब बैटरी से इसको वैद्युत धारा दी जाएगी रसगुल्लों, तो ये जो धारा है भाई यहां पर आकर के इसके दोनों प्लेटों पर आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। एक पर प्लस चार्ज हो जाएगा, दूसरे पर मतलब क्या है माइनस चार्ज। फिर हम क्या, हमें पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए प्लेटों के निकट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। कहां पर, सेकंड वाले चैप्टर में ये चीज आप पढ़ चुके हैं, वहां पर हमने डेरिवेशन भी कराया था। और चूंकि जो सिग्मा है वो आवेश का पृष्ठ घनत्व है और सिग्मा बराबर Q अपान A होता है। ठीक, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठ घन मतलब आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो ये हमने क्या किया, सिग्मा के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर दिया। फिर Q बराबर बच्चों इसका क्या क्रॉस गुणा करा दिया। फिर क्या T के सापेक्ष अपन क्या कर दिए अवकलन। वो इसलिए क्योंकि भाई ये है यहां पर कह रहा है ना कि जो वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के साथ, यानी ये क्या होगा, समय के साथ वैद्युत क्षेत्र में जब परिवर्तन होगा यानी फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी ये धारा उत्पन्न होगी। तो इसलिए T के सापेक्ष अवकलन कर दिया बच्चों। तो dq अपान dt, तो Q अपान T बराबर I होता है। इसके बराबर अपने को मिल गया I और ये एप्सिलॉन नॉट और E इंटू ए, फाई E बराबर क्या होता है E इंटू ए। तो इसके स्थान पर हमने फाई E रख दिया और या फिर उसके बाद I को हम ID, इसी के I सफिक्स D, ये क्या है विस्थापन धारा से दर्शाते हैं। तो यही अपना क्या हो जाएगा, तो भाई यही क्या हो जाएगा व्यंजक है। ठीक है ना, यही विस्थापन धारा के लिए क्या है व्यंजक है, धारा का व्यंजक है। क्लियर बच्चों, व्यंजक है। तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आप इजिली समझ पाए होंगे। क्लियर, चलिए रसगुल्लो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे नंबर पर, पहला तो हमने बताया वही चीज, अब ये तो भाई और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होगा
तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत जितनी भी तरंगे हैं, एक तो उनकी आवृत्ति आपको माइंड में रखना है। मान लेते हैं आवृत्ति भूल भी जाए तो उसका क्रम याद रखिए कि कौन भाई ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर, उसका क्रम याद रखिए। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा इसमें जो पूछा जाता है बच्चों, वो क्वेश्चन पूछा जाता है उपयोग। ठीक है, क्या पूछता है बच्चों? उपयोग पूछता है सबसे ज्यादा। ठीक, किसी भी मतलब किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर आप उठाएंगे ना, चाहे 7 के 7 सेट बन जाएं, हर एक सेट में बच्चों, क्योंकि ये 7 हैं, 6 या 7 जो तरंगे हैं, और उनमें से हर एक सेट में एक तरंगों के 2 उपयोग पूछता है। इसलिए बच्चों ये टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ऐसे पूछ लेगा कि भाई रेडियो तरंगे के 2 उपयोग लिखिए। ठीक, इस तरह से। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, सबसे पहला जो है वो है रेडियो तरंग। ठीक, सबसे पहला है रेडियो तरंग। अब रेडियो तरंगे होती क्या हैं? तो देखिए बच्चों, रेडियो तरंगों का जो उत्सर्जन होता है वो आवेशित कणों के दोलन के कारण होता है। यानी जो रेडियो तरंगे हैं वो आवेशित कणों के दोलन से, यानी उनके घूर्णन से, घूमने से ये जनरेट होती है, यानी उत्पन्न होती है या उत्सर्जित होती हैं। ठीक, और इनकी आवृत्ति अगर हम बात करें, यानी इनका जो परास होता है बच्चों, वो 3×10⁴ हर्ट्ज से लेकर के 3×10⁹ हर्ट्ज तक होता है। ये बहुत ही ज्यादा है बच्चों, यही परास सब में याद रखना है। ये आवृत्ति, हाँ इतना जरूर है कि अदर बुक में आप देखोगे तो ये 9 की बजाय 10 हो सकता है, कहीं कहीं पर ये 4 की बजाय 5 हो सकता है, तो उस पर मत जाइएगा, वो लगभग में होता है। क्लियर? चलिए, तो ये इसका परास है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अपना उपयोग। उपयोग हमें सबसे ज्यादा देखना है, हम बार बार कह रहे हैं आपको। देखिए, तो जो तरंगे होती हैं यानी रेडियो तरंगे, इनके उपयोग क्या है बच्चों? मतलब रेडियो, टेलीविजन प्रसारण, सेलफोन तथा वाईफाई में। यानी यूं कह सकते हैं कि संचार व्यवस्था में, ठीक है ना, संचार व्यवस्था, जो भी संचार व्यवस्था चल रही है, ठीक, संचार व्यवस्था में इन्हीं का जो रेडियो तरंगे हैं, इन्हीं भाई आज जो आप ग्रामोफोन वगैरह जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, हालांकि इसका जमाना एकदम यूं समझिए खत्म ही हो गया, लेकिन ये सब चीज संभव किसके कारण हो पा रहा है? जो मतलब रेडियो है, टेलीविजन है, सेलफोन है, वाईफाई सिग्नल, सब काम किस पर करते हैं, यानी सब किसके द्वारा है संभव? तो ये है रेडियो तरंगों के द्वारा। ठीक, तो संचार व्यवस्था में हो गया। दूसरा है बच्चों नेविगेशन के लिए, यानी जो जीपीएस सिस्टम होता है ना, उसमें भी रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग रडार में, ठीक, यानी रिमोट सेंसिंग में, रडार में, और वैज्ञानिक उद्देश्य से। वैज्ञानिक उद्देश्य का मतलब जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान में, ठीक, जो भी आपके उपकरण बनाए जाते हैं वो सारे के सारे वर्क करते हैं किस पर? रेडियो तरंगों पर, यानी रेडियो तरंगों का इस्तेमाल उनमें किया जाता है। ठीक, क्लियर हो गया बच्चों? चलिए फटाक से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया ना? चलिए अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला है सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे या इन्हीं को माइक्रो तरंगे, ठीक, माइक्रोवेव भी कहा जाता है या फिर सूक्ष्म तरंगों के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए सूक्ष्म जो तरंगे हैं, सूक्ष्म तरंगों का उत्सर्जन, ठीक, देखिए इसमें क्या होता है? निर्वात नलियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या है? निर्वात नलियों के द्वारा किया जाता है। और इनकी जो आवृत्ति है, यहां पर निर्वात रहेगा भाई, और इनकी जो आवृत्ति है बच्चों 1 गीगाहर्ट्ज। गीगा का मतलब 1×10⁹ हर्ट्ज। 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, मतलब कहां तक बच्चों? 300×10⁹ ठीक, या इसको 1×10⁹ हर्ट्ज लिख करके इसको हम 3×10⁻11 हर्ट्ज तक। ठीक, इनका क्या होता है? आवृत्ति। जो इनकी आवृत्ति होती है वो यानी 1×10⁹ हर्ट्ज या 10⁹ हर्ट्ज से लेकर के 3×10�11 हर्ट्ज तक होती है। और सबसे जरूरी जो चीज है वो है उपयोग। अगर इसको नहीं भी याद है, डोंट वरी, ठीक, इतना ज्यादा परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना। सबसे ज्यादा जो हमें याद करना है वो है बच्चों उपयोग ही। ठीक, उपयोग में बात करें तो परमाणु तथा अणुओं की संरचना के अध्ययन में, ठीक, दूसरा है वाहनों तथा क्रिकेट की गेंद की चाल ज्ञात करने में। ठीक, आप देखिए क्रिकेट देखते होंगे भाई, क्रिकेट लवर तो अधिकांश बच्चे ही या कोई भी हो, क्रिकेट लवर तो बहुत ज्यादा भरे हैं। तो गेंद जब फेंकते हैं तो वो भाई कैसे पता कर लेते हैं कि इतने स्पीड से फेंकी गई है?
ठीक, इतने स्पीड से। अब क्या होता है, वो सिस्टम कैसे काम करता है, तो वो सिस्टम होता है माइक्रोवेव, बोले तो सूक्ष्म तरंगों के द्वारा ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि गेंद की स्पीड का आकलन वो कर लेते हैं। ठीक, अगला है बच्चों, ठीक, विमान संचालन तथा रडार प्रणाली में। ठीक, रडार प्रणाली जो वस्तुओं की खोज में होता है, तो उसमें भी और संचार मतलब विमान संचालन में भी इन तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्लियर, चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। जो अगला है वो है अवरक्त तरंगे। ठीक, अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगे क्या होती हैं बच्चों, ध्यान से समझना। जो अवरक्त तरंगे हैं, ठीक, ये क्या है, अवरक्त तरंगे ये तप्त वस्तु, भाई तप्त लिखा है, ये तप्त होगा बच्चों। ठीक, तप्त, तप्त का मतलब समझ रहे हैं ना, हॉट, हॉट। ठीक, ये क्या है, तप्त है, तप्त का मतलब समझना हॉट होता है, वही चीज। तो जो अवरक्त तरंगे हैं तप्त वस्तु, यानी जो रेड मतलब रेड हॉट जो थिंग्स होती हैं वस्तुएं, तो तप्त वस्तु तथा अणुओं से विकिरण के रूप में उत्पन्न होती हैं। और इनकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हमने बताया आवृत्ति और उपयोग, तो इनकी जो आवृत्ति होती है वो 6×10⁻10 हर्ट्ज से लेकर के 4×10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। ठीक, और सबसे जरूरी जो चीज है वो है उपयोग। तो इसका उपयोग कहां होता है, यानी जो अवरक्त तरंगे होती है इनका उपयोग कहां होता है, पहला चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक, दूसरा है जो पौधशालाओं को गर्म रखने में, जो मतलब जहां प्लांट्स वगैरह होती है, नर्सरी वगैरह, तो वहां का एटमॉस्फेयर बनाए रखने के लिए इसका अवरक्त तरंगों का इस्तेमाल होता है। अगला है मौसम की भविष्यवाणी करने में। ठीक, जो मौसम की भविष्यवाणी करते हैं कि भाई आज मौसम कैसा रहेगा, वैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, तो सब कैसे पॉसिबल है, अवरक्त तरंगों के द्वारा। अगला है धुंध में स्पष्ट देखने के लिए। धुंध बोले तो कोहरा वगैरह में स्पष्ट देखने के लिए भी इसी का यानी अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, इतना समझ जाना, ये जो तत्व लिखा है तप्त वस्तु है। क्लियर, चलिए बच्चों हो गया। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर। अगला जो है दृश्य तरंगे। हाँ, अवरक्त हो गया, अब दृश्य तरंगे। दृश्य भाई नाम से ही जाहिर है, दृश्य का मतलब दिखाई देने वाली। दृश्य तरंगे यानी जो दिखाई देती हैं, ऐसी तरंगे। तो देखना बच्चों, जो दृश्य तरंगे हैं वे तरंगे होती हैं जिन्हें आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। यानी दृश्य तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनको आंखों के द्वारा देखा जा सकता है, और इनकी जो आवृत्ति होती है वो 4×10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के बच्चों 8×10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। ठीक, सबसे जरूरी चीज उपयोग। उपयोग कहां होता है, तो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जीव जंतुओं की खोज में। ठीक, इस भूतल पर यानी धरातल पर जो भी जीव जंतु हैं उनके खोज में यानी दृश्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, दूसरा है बच्चों खानों की खोज में। खानों मतलब खाने वाला खाना नहीं, खान जो भी जो धातुओं की खदान वगैरह होती है, खाने होती है, उनमें, तो ये खानों की खोज में। अगला है मनुष्य तथा जीव जंतुओं द्वारा वस्तुओं को देखने में। ठीक, और नेक्स्ट है कि अणुओं की संरचना और परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन के प्रबंध का, ठीक, इन प्रबंधन का पता लगाने में। ठीक, कहने का मतलब अणुओं की संरचना और परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसे होती है, इस चीज का पता लगाने के लिए, इस चीज के बारे में जानने के लिए इस्तेमाल होता है दृश्य तरंगों का। क्लियर हो गया बच्चों। देखिए बार बार कह रहे हैं रसगुल्लों, सबसे ज्यादा जरूरी उपयोग ही है। उपयोग आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। हर एक तरंग में 2 से 3 उपयोग आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। वैसे भी हम सब में भाई 2 से 3 क्या लगभग 3 से 4 सब में लिख दिए हैं, ताकि आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम हो ही ना। क्लियर, चलिए बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं अगली तरंग। अगली तरंग को देखते हैं बच्चों। अगला क्या है, पराबैंगनी किरणें। ठीक, यूवी किरणें जिनको बोलते हैं यूवी किरणें। ठीक है ना, यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक, अल्ट्रावायलेट रेस यानी पराबैंगनी तरंगे। हमें पता है पराबैंगनी तरंगे होती क्या है, तो पराबैंगनी तरंगे भी बहुत ज्यादा यानी बहुत ज्यादा रेड हॉट जो वस्तुएं होती हैं, बहुत अधिक तप्त या गर्म वस्तुओं के द्वारा ये उत्पन्न होती हैं।
ठीक, कौन? पराबैंगनी किरणें या पराबैंगनी तरंगे। ठीक, और हमें पता है बच्चों सूर्य क्या है? सबसे अच्छा उदाहरण है इन किरणों को जनरेट करने का, यानी उत्पन्न करने का, क्योंकि भाई सूर्य के जो किरणें निकलती हैं उन्हीं में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं और यही क्या है? ओजोन परत का क्षय करती हैं। ठीक, इसी कारण जो है कि ओजोन परत दिन प्रतिदिन क्षय हो रहा है, अधिकांशता किसके द्वारा? तो भाई एक तो ये कर रही हैं, दूसरा क्या है? पॉल्यूशन है। ठीक, तो हालांकि जो पराबैंगनी तरंगे हैं इनको रोकता है पृथ्वी तक पहुंचने में कौन? तो ओजोन मंडल ही रोकता है। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं जो पराबैंगनी तरंगों का उत्सर्जन बच्चों एक विशेष प्रकार के लैंप, ठीक, तथा अधिक तप्त, भाई यहां पर भी वही चीज लिखा है, तप्त लिखना है बच्चों, तप्त वस्तुओं के द्वारा होता है, मतलब बहुत ज्यादा जो हॉट वस्तुएं होती हैं उनके द्वारा। ठीक, सूर्य इनके उत्सर्जन का एक प्रमुख उदाहरण है, लिख भी दिया है कि जो सूर्य है वो सबसे अच्छा उदाहरण है अल्ट्रावायलेट रेस को उत्पन्न करने का। और इनकी जो आवृत्ति होती है बच्चों 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 3 × 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। ठीक, इनकी फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति। चलिए अब उपयोग लिखते हैं। उपयोग क्या होता है बच्चों? तो देखिए नकली दस्तावेजों का पता लगाने में, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी तरंगे होती हैं, तो नकली दस्तावेज का पता लगा लेते हैं। हालांकि जो यहां तक कि नकली फिंगरप्रिंट वगैरह होते हैं, हर एक चीज का पता इसी के द्वारा लगता है। दूसरा है चोरों से सुरक्षा में अलार्म के रूप में। ठीक है ना, जो आते हैं भाई देखा होगा बड़े बड़े लोग क्या है घर में बेल लगाते हैं, या वैसे भी बेल का मतलब जरूरी नहीं वो गाली घंटी बजा करके, मूवी में देखा होगा हाई सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही कोई इंटर किया, कोई अंदर घुसा, वो अपने आप अलार्म बजने लगता है। तो वो कैसे काम करता है? अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों के द्वारा होता है, उसी पर काम करता है। अगला है अणुओं की संरचना ज्ञात करने में। ठीक, नेक्स्ट है कि जीवाणुओं को नष्ट करने में, जीवाणु जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने वाले पदार्थ, उनमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए भी क्या है? पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल होता है। वैसे भी देखा होगा कि नमी के कारण किसी चीज में कीड़े मकोड़े कुछ लगते हैं तो गांव में देखा होगा कि क्या करते हैं लोग, उसको धूप में रख देते हैं, बोलते हैं सुखा दो, तो कहीं ना कहीं वो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो उनको नष्ट करती हैं। ठीक, इस बात से ये पता चलता है। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला है एक्स किरणें। एक्स किरणें क्या होती हैं? ठीक, नेक्स्ट है एक्स किरणें। तो देखिए बच्चों एक्स किरणें एक्सरे नली से उत्पन्न होती हैं, एक्सरे नली के द्वारा उत्पन्न होती हैं और इनकी आवृत्ति बात करें बच्चों 1 × 10⁻16 हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁻19 हर्ट्ज तक होती हैं। ठीक, और इनका उपयोग अगर हम देखें कहां कहां पर होता है? पहला चिकित्सा के क्षेत्र में। तो भाई जो हड्डी वगैरह टूटती है ना, ठीक, जो हड्डी वगैरह टूट जाती है तो इसके हड्डी के टूट फूट में, ठीक, हड्डी का टूट फूट हो जाता है तो उसके लिए एक्सरे भाई होता है। और जरूरी नहीं केवल हड्डी टूटने में, बहुत सारे अंदर ऐसे फ्रैक्चर हो जाते हैं जिनमें एक्सरे करवाया जाता है। तो खास तौर पे तो भाई इसका उद्देश्य यही होता है कि अगर चिकित्सा के क्षेत्र में है तो ज्यादातर भाई कोई शरीर के किसी भी पार्ट में हड्डी वगैरह में फ्रैक्चर आ गया या टूट गई तब एक्सरे करवाया जाता है, आपको भी पता है। दूसरा अभियांत्रिकी क्षेत्र में, ठीक, अभियांत्रिकी क्षेत्र में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है धातु या विस्फोटक पदार्थ का पता लगाने में। देखा होगा बच्चों तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे, ठीक है ना, रेलवे स्टेशन पे होता क्या है कि वहां पर कभी मूवी में देखा होगा एक कोई बैग छोड़कर चला जाता है लावारिस, उसके बाद आ जाते हैं डिक्टेटर लेकर के, पुलिसकर्मी पूरी फौज आ जाती है, उसको डिक्टेट करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं है क्या भाई इसमें कोई बम वगैरह तो नहीं है, कोई लावारिस वस्तु तो नहीं है। तो यहां पर जैसे, और यहां पर जैसे बस स्टैंड वगैरह पर भी ज्यादातर ये होता है, तो कोई भी चीज लावारिस अगर बैग वगैरह छूटा रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं उसको अच्छे से जांच परख लेते हैं। किसके द्वारा संभव है? तो एक्स किरणों के द्वारा। एक्स किरणों के द्वारा ही कोई धातु है या विस्फोटक पदार्थ। धातु में देखा होगा कि जो पृथ्वी के अंदर मेटल वगैरह होते हैं तो उसमें भी डिक्टेटर लगा करके
देखिए एक मशीन होती है, टू 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 करती रहती है ना, उसको हाथ में ऐसे पकड़ के चारों तरफ से इधर उधर पता लगाते हैं, और जहां से कोई भी मेटल, चाहे वो पीतल हो, लोहा हो, ठीक है ना, चाहे आप मतलब कोई भी एल्यूमिनियम हो, मैग्नीशियम, कुछ भी हो, कुछ चीज मिल गया फटाक से बता देगा यहाँ पर कोई चीज है, चाहे छोटा ही चीज हो, तो वो डिक्टेट कर लेता है। किस कारण, मतलब ऐसा भाई किसके कारण संभव है, तो एक्स किरणों के कारण। क्लियर। तो यही चीज है कि धातु या विस्फोटक पदार्थ का भी पता लगाया जा सकता है इसके द्वारा। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अगला है बच्चों गामा किरणें। गामा किरणें क्या होती हैं? ठीक, देखिए गामा किरणें क्या है, अगर हम बात करें तो सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों के ही होती है, क्योंकि अल्फा है बीटा है, तो भाई अल्फा बीटा तो इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन गामा किरणें सीधे निकलती हैं, है ना। तो इनकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। आपने इस चीज को 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक, तो देखिए होती क्या है गामा किरणें। देखिए गामा किरणें परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होने वाली किरणें, यानी उत्तेजित परमाणु के नाभिक से ये उत्पन्न होती हैं। ठीक, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन का सिद्धांत बताया था, उन्होंने बमबारी किया था, तो किस तरह से मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है वो सब कुछ उन्होंने बताया था। तो ये जो होती हैं गामा किरणें, ये परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होने वाली किरणें हैं बच्चों। इनकी भेदन क्षमता जो होती है वो बहुत अधिक होती है। ठीक, यानी ये मोटे से मोटे धातु के प्लेट को भी भेद सकती हैं, यानी आर पार निकल सकती हैं उसमें से। क्लियर। इनकी आवृत्ति बात करें बच्चों तो 3 × 10⁸ हर्ट्ज से लेकर के 5 × 10⁻25 हर्ट्ज तक होती है। ठीक, और सबसे जरूरी जो चीज है वो है रसगुल्लों उपयोग। उपयोग कहां होता है बच्चों? तो उपयोग नाभिकीय अभिक्रियाएं उत्पन्न करने में। ठीक, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, नाभिकीय अभिक्रिया होती है, उसमें होता है गामा किरणों का उपयोग। दूसरा कैंसर तथा ट्यूमर, कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में। देखिए कैंसर और ट्यूमर में थोड़ा बहुत अंतर है, हालांकि कैंसर का ही रूप ट्यूमर भी होता है, जैसे सुदम ट्यूमर, दुर्दम ट्यूमर, बायोलॉजी वाले पढ़े होंगे। ठीक, क्योंकि बच्चों जो ट्यूमर होता है 2 तरह का, एक तो जहां शरीर में हो जाए वहीं पर गांठ बन जाती है, और दूसरा पूरे ब्लड के साथ मिलकर के पूरे बॉडी में फ्लो होता है, वो दुर्दम ट्यूमर होता है। सुदम दुर्दम दोनों होता है। ठीक, और ये कैंसर तो भाई हमें पता है कि कैंसर क्या है, ये किसी भी भाग में होता है, बहुत जल्द ही वहां की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं और बहुत जल्दी सड़ जाती हैं। ठीक, तो ये चीज। अगला है परमाणु की संरचना ज्ञात करने में, परमाणु की संरचना को ज्ञात करने में गामा किरणों का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट है बच्चों जीवाणुओं को नष्ट करने में, यानी गामा किरणों के द्वारा भी जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। क्लियर हो गया। चलिए इनको भी स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट में हम देख लेते हैं जो 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के बनते हैं। मैंने बोला ना कि क्वेश्चन भी इस पर बनते हैं, तो ज्यादातर 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, उन दोनों को ही हमने रख लिया है, हालांकि 1-1 नंबर का आएगा या तो 2 नंबर का आएगा। भाई हमने पहले ही बताया चैप्टर छोटा है, आते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर के क्वेश्चन ही इसमें से बनेंगे, लेकिन 4 नंबर की भी कीमत बहुत ज्यादा है। एक तो आसान चैप्टर है, उसमें से 4 नंबर मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदा है ना रसगुल्लों? बिल्कुल है। तो देखिए कह रहा है 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात करना है बच्चों। चलिए सबसे पहले भाई जो वैल्यू है लिख लेते हैं अपन। क्या कह रहा है? तरंग दैर्ध्य, बोले तो लेमडा। लेमडा का मान रसगुल्लों क्या दे रखा है? तो 3000 एंगस्ट्रॉम। 3000 एंगस्ट्रॉम है तो इसको लिख सकते हैं भाई 3000 × 10⁻⁻10 मीटर में। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, या लिख सकते हैं बच्चों 3000 × 10⁻⁻7 मीटर। सॉरी 3000 नहीं, 3 × 10⁻⁻7, ये 3 घटा दिए घात में, खत्म। तो इतना आ गया, ये लेमडा का मान निकल आया। अगला कह रहा है भाई क्या निकालना है? कि आवृत्ति निकालना है। ठीक है ना, आवृत्ति। यहां पर आवृत्ति को n से दर्शाया जाता है बच्चों इसमें। ठीक, वैसे आवृत्ति को न्यू से पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर n से दर्शाते हैं। n पूछ रहा है तो एक फार्मूला है रसगुल्लों, n बराबर c/λ। n बराबर c/λ, ये फार्मूला। तो भाई c का मान हमें कहां है? हमें तो नहीं मालूम है। काहे नहीं मालूम है?
मालूम होना चाहिए ना बच्चों। c का मान कांस्टेंट होता है, हमें पता है c क्या है भाई, ये क्या है, प्रकाश की चाल, और c प्रकाश की चाल है तो प्रकाश की चाल होती कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो इसी की मदद से हम बहुत ही सिंपल तरीके से n बराबर c का मान 3 × 10⁸ हो गया बच्चों, अपान ये चीज कितना है भाई, ये कितना है 3 × 10⁻⁷। ठीक, तो भाई ये क्या है, 3 से 3 कट गए, अब ये जो आ गया n बराबर भाई ये क्या है, ऊपर ले जाएंगे, -7 +7 हो जाएगा, तो 10⁻15। ठीक है ना, 10⁻15 यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आवृत्ति हर्ट्ज में आप लिख सकते हैं इसको, 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक, तो इस तरह से बनते हैं। अब चाहे यहां से आवृत्ति पूछे, चाहे तो तरंग दैर्ध्य पूछे, इन दोनों में कोई एक ही पूछ सकता है। क्लियर, चलिए तो स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। इस टाइप के हमने बताया ना क्वेश्चन बनते हैं, और भाई बनेंगे तो बस इसी तरह से निपटारा करना है। चलिए बच्चों अगला देख लेते हैं, और एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो वो क्या है वो भी समझते हैं। देखिए कह रहा है कि निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का जो आयाम है वो 510 नैनो टेस्ला है, तो तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम निकालिए। ठीक, देखिए बच्चों हमने बताया था चुंबकीय क्षेत्र को B से दर्शाते हैं, और B नॉट जब लिख देते हैं, इसके पहले ही बताया है किसमें, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण में, जब B नॉट पर लिख देते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र के आयाम को फिर दर्शाता है। और इसका जो मान दिया है बच्चों वो कितना दिया है, तो दिया है 510 नैनो टेस्ला। अब भाई नैनो को टेस्ला में बदलना है, यानी जो नैनो है तो उसको नैनो हटाना है, तो 510 गुणे 10⁻⁻9 टेस्ला, ये इतने टेस्ला आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, या इसको लिख सकते हैं बच्चों 500, हाँ इतना ही रहने दीजिए। ठीक, अब नहीं कुछ नहीं करना। आगे देखिए क्या कह रहा है, तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम निकालिए, यानी E होता है वैद्युत क्षेत्र, E नॉट लिख दिए तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम। ठीक, और C का भी जरूरत पड़ेगा, तो C का मान हमें पता है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अब फार्मूला हमने बताया था, वहां पर अगर आपको याद हो तो बच्चों हमने एक फार्मूला बताया था, C बराबर E/B, ये फार्मूला बताया था। C E मतलब E B और C में संबंध याद है ना, और इसके बाद नॉट यहां पर लगा देते हैं, तो ये चुंबकीय मतलब वैद्युत क्षेत्र का आयाम हो गया, और ये चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। तो इसी फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, E नॉट का मान निकाल पाएंगे, क्योंकि E नॉट ही पूछ रहा है। ठीक, चलिए निकालते हैं। C का मान 3 × 10⁸ बराबर E नॉट पूछ रहा है, अपान B नॉट का मान देख सकते हैं बच्चों, ये दिया है 510 × 10⁻⁹ क्लियर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं E नॉट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए E नॉट बराबर हो जाएगा, ये 3 × 10⁸ हो गया। इसको और सही से लिखना चाहते हैं तो 51 × 10⁻⁻8 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि एक 0 है, घात में जोड़ दिए, भले जोड़ेंगे बच्चों लेकिन ये -1 है +1, ठीक, मतलब -9 है और फिर +1 करेंगे तो -8 ही होगा। ठीक, तो ये वाला जो घात है 10⁸, इसका निपटारा हो गया, यानी ये खत्म। तो E नॉट बराबर, ठीक है ना, ये तो वैसे भी कट जाएगा। ठीक, कैसे कटेगा बच्चों, जिसको नहीं पता, जैसे 10⁸ है और 10⁻⁻8 है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो भले जुड़ेगा, यानी यहां पर ये हो जाए, और 10�0 का मतलब 1 होता है इसका मान। ठीक, ये छोटी छोटी बेसिक चीजें भी बेहद जरूरी होती हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है, तो इसलिए हम बता रहे हैं एकदम, मतलब कहते हैं ना कि एकदम बेसिक लेवल से। ठीक, अब इसका गुणा कर दीजिए भाई, 3 × 3 हो गए बच्चों, और 3 × 5 कितना 15, इतना वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है ना, वोल्ट प्रति मीटर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर, ये हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यही बच्चों ऐसे दो फार्मूले हैं, एक आध और है, हालांकि वो सब पिछले आपके जो पढ़ चुके हैं इससे पहले 7 मतलब चैप्टर नंबर 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1 में जो वही सब घुमा फिरा के इसमें दिखाई पड़ते हैं, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस चैप्टर का निपटारा कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बस बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही मजेदार टॉपिक हम रेगुलर पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।